Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I welcome you all to lecture number 25 of Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM 705. Students, in our last lecture we discussed about the bottom layout first, and we saw that in Primavera you can divide your screen into two halves, upper half and lower half. In upper half you have got certain options which you can change by as per your necessity, and on lower half there are some other options which you can toggle between as you like. So हम लोगों ने बॉटम लेआउट देखा, और बॉटम लेआउट में हम लोगों ने देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर जो है हम लोग गैंट चार्ट शो करते थे, और जो लोअर हाफ था उसमें हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट डिटेल्स शो करते हैं. सो ऊपर जिस एक्टिविटी को क्लिक करेंगे उसकी डिटेल्स जो है वो लोअर हाफ में नज़र आ रही होती थी. सो हमने ये चीज़ करके देखी, और हम गए जब व्यू के मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन था शो ऑन बॉटम एंड शो ऑन टॉप. शो ऑन बॉटम में हमने कर दिया डिटेल्स, और शो ऑन टॉप में हमने कर दिया गैंट चार्ट, और हमने कहा कि ये डिफ़ॉल्ट व्यू है, इस व्यू को चेंज भी कर सकते हैं आप. सो उसके बाद हम लोगों ने कैलेंडर की बात की, और कैलेंडर की बात हमने बड़ी डिटेल से की. हम लोगों ने देखा कि कैलेंडर की टाइप्स कौन कौन सी हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि कैलेंडर की टाइप्स आर ग्लोबल, प्रोजेक्ट एंड रिसोर्स. सो देयर वर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ calendars in Primavera, which in case of Microsoft project there were four types of calendars. So here there was something different, and then we discussed that what is the purpose of these three calendars, and then we discussed how to create the calendar. एक कैलेंडर आपने कस्टमाइज कैलेंडर कैसे बनाना है, उसको क्रिएट करने के लिए we went to enterprise, and in enterprise there was an option of calendar. We clicked that calendar, and once the कैलेंडर विंडो वॉज ओपन ओवर देयर, हमारे पास सबसे ऊपर टॉप पे तीन ऑप्शंस थे, जो कि तीन जो बेसिक टाइप्स हमने पढ़ी थी उनके नाम थे कि किस तरह का कैलेंडर बनाना चाह रहे हैं आप. रेडियो बटन था, आपने एक टाइप का कैलेंडर सेलेक्ट किया, आपने कहा मैं इस टाइप का कैलेंडर बनाना चाहता हूँ, ठीक हो गया. उसके बाद वो आपसे पूछता है यार कि ऐड कैलेंडर करो, देन यू क्लिक ऐड, और एक कैलेंडर जो है वो ऐड हो जाता है. उसके लिए आपके पास एक वो डायलॉग बॉक्स ओपन करता है कि यार ये जो 5 टाइप्स हैं, इन 5 टाइप्स में से कौन सी टाइप का कैलेंडर आप ऐड करना चाहते हैं, किस टाइप का कैलेंडर आप ऐड करना चाहते हैं. सो आपने कहा यार कि मैं ये वाली टाइप का कैलेंडर ऐड करना चाहता हूँ. ओके, सो आपने कहा कि हाँ ओके ये टाइप करना चाहते हैं, आपने वो टाइप सेलेक्ट किया, और उस टाइप की जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ रेप्लिकेट हो गई यहाँ के इधर. तो तमाम प्रॉपर्टीज़ रेप्लिकेट हो गई इस कैलेंडर में जो आपने बनाया था, एंड देन आपने उसको रीनेम किया उस कैलेंडर को, और उस कैलेंडर को रीनेम करने के बाद आपने मॉडिफाई का बटन था ऑन योर राइट, आपने क्लिक किया, आपने कहा कि मैं इस कैलेंडर को नाम मॉडिफाई करने लगा हूँ. मॉडिफिकेशन डायलॉग बॉक्स जब स्टूडेंट्स करीब आपके आया सामने, तो आपने देखा कि देयर वर टू ऑप्शंस, एक था नॉर्मल और एक था डिटेल्ड व्यू. दो तरह के व्यूज़ थे. हमने पहले नॉर्मल व्यू पे क्लिक करके देखा तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम किसी दिन को वर्किंग और नॉन वर्किंग बना सकें, किसी दिन के नंबर ऑफ़ आवर्स सेट कर सकें, या पूरे वीक के हर दिन के नंबर ऑफ़ आवर्स सेट कर सकें एज अ स्टैंडर्ड टू बी रेप्लिकेटेड ओवर द होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. स्टूडेंट्स, सेकंड जब हम डिटेल में जाते थे तो डिटेल में हमारे पास ऑप्शन था कि हम लोग ये भी बता सकते थे कि हर एक दिन के दिन का स्टार्ट किस टाइम से होगा और दिन का एंड किस टाइम से होगा, एंड व्हाट आर द टोटल ड्यूरेशंस फॉर दैट स्पेसिफिक डे. ठीक हो गया. ये काम आप किसी एक दिन के लिए भी कर सकते थे, और आप पूरे वीक का एक जो स्टैंडर्ड वो है जो आपका वे बनता है, आप वो भी क्रिएट कर सकते थे. ठीक हो गया. वो स्टैंडर्ड वे जो आप क्रिएट करते थे उसमें भी आपके पास, आप देखिए ग्रिड था, जिस ग्रिड में 24 रोज थी एंड 2 कॉलम्स थे. 24 rows were representing the number of hours in whole day from 1 till 24, and then the 2 columns one was from 0 to 30 minutes, and then 30 minutes to 60 minutes. So first half of the hour and second half of the hour.
सो आप लोग जिस तरह से चाहें अपनी टाइमिंग सेट कर सकते थे। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर आप किसी को डबल क्लिक करते हैं, किसी एक बॉक्स को, किसी एक रो के, किसी एक पार्ट को, किसी एक सेल को, तो वो टॉगल कर जाता है, वो उसको वर्किंग या नॉन वर्किंग बना देता है। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जो चीज़ हमने डिस्कस की थी, इट वाज ड्यूरेशन को अप्लाइंग कैलेंडर। जो आपने कैलेंडर क्रिएट किया, उस कैलेंडर को अप्लाई कैसे करना है आपने। तो हमने ये देखा कि हमने एक एक्टिविटी सेलेक्ट की और बॉटम लेआउट पे आए। बॉटम लेआउट में जनरल का टैब था। जनरल के टैब में लोअर राइट साइड पे आपके पास एक ऑप्शन था कैलेंडर का। सो आपने वहाँ पे कैलेंडर जो स्टैंडर्ड सिलेक्टेड था, आपने उसको चेंज किया। 3 डॉट्स का ब्राउज का बटन था, आपने क्लिक किया और आपने अपने वाला कैलेंडर सेलेक्ट करवा लिया। स्टूडेंट्स, जब ये चीज़ हम कर चुके, देन हम लोगों ने एक कॉलम इंसर्ट किया ओरिजिनल ड्यूरेशन का। ठीक है जी, ओरिजिनल ड्यूरेशन का जो कॉलम था वो हम लोगों ने इंसर्ट किया, हमने फाइंड करवाया ओरिजिनल ड्यूरेशन और हमने उसको मूव कर दिया टुवर्ड राइट साइड। जैसे वो राइट साइड मूव हुआ तो हमने कहा कि ये कॉलम ऐड हो चुका है। देन हमने जब वो कॉलम ऐड कर दिया तो उस कॉलम पे हम लोगों ने ड्यूरेशंस इंसर्ट किए। ठीक है जी, हमने उसके ड्यूरेशंस इंसर्ट कर लिए। ड्यूरेशन जैसे हम इंसर्ट करके चुके तो अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट के ड्यूरेशंस जो हैं वो सेट हो चुके थे। हमने ड्यूरेशन सेट करने के बाद रिलेशनशिप्स की बात की और रिलेशनशिप्स में हमने क्या किया कि हम लोगों ने एक डिफ़ॉल्ट रिलेशनशिप जो था वो डिफ़ॉल्ट रिलेशनशिप हमने अप्लाई किया। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि हमने बेसिकली तमाम एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट किया। पहली एक्टिविटी क्लिक किया, शिफ्ट क्लिक करके रखा और डाउन एरो प्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने डाउन एरो प्रेस करके हम एंड तक आ गए तो हमने उन तमाम एक्टिविटीज़ को एडिट में जाके लिंक एक्टिविटी क्लिक किया तो हमारा फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप लग गया बिटवीन ऑल द एक्टिविटीज़। सो हमारा जो रिलेशनशिप था वो अप्लाई हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट्स अपना जो लेक्चर था यस्टरडे वाला उसको यहाँ पे हमने रोका था और आज हम देखते हैं कि व्हाट आर द टेंटेटिव टॉपिक्स विच वी हैव गॉट इन आवर आउटलाइन, जो कि हम कोशिश करेंगे हम कंप्लीट करने की कि हम आज डिस्कस कर सकें। स्टूडेंट्स, अप्लाइंग रिलेशनशिप्स हम लोगों ने आज हम लोग जो कोशिश करेंगे, कल तो हमने उसको सिर्फ फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप देखा था। आज हम कोशिश करेंगे कि और ये देखेंगे, ये सीखेंगे कि किस तरह से ये रिलेशनशिप जो है ये मॉडिफाई होते हैं। ठीक है, आप फिनिश टू फिनिश कैसे लगा सकते हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट कैसे लगा सकते हैं, कोई लैग एंटर करना हो कैसे कर सकते हैं। ये तमाम जो रिलेशनशिप्स के दरमियान जो चेंजेस हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, ये हम आज करके देखेंगे। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जो नेक्स्ट चीज़ है दैट वाज ऑटोमेटिक स्केड्यूलिंग। आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि हम लोगों ने देखा था माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में मैनुअल स्केड्यूलिंग और ऑटोमेटिक स्केड्यूलिंग। वो जो चीज़ थी वो प्राइमवेरा में किस तरह से होती है, इस चीज़ को आज हम लोग ये चीज़ करके देखेंगे। देन जो हमारी चीज़ आएगी कि अभी तो हमने एक एक्टिविटी पे कैलेंडर लगाया, हो सकता है कि आपके पास 1000 एक्टिविटीज़ हो, तो 1000 एक्टिविटीज़ पे किस तरीके से कैलेंडर अप्लाई किया जाएगा, इस चीज़ को आज हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। देन स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट चीज़ आप देखेंगे आज दैट विल बी चेकिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका टोटल ड्यूरेशन अगर आपने चेक करना है तो वो किस तरह से करेंगे। ठीक हो गया, सो इसके बारे में बातचीत होगी। देन हमारा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना पड़े अगर हमें, तो वो कैसे करना है। जैसे हमने आपको बताया कि आपका जो आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट था वो फाइल बेस्ड था, आप सेव कर लेते थे। ये फाइल बेस्ड नहीं है, दिस इज डेटाबेस बेस्ड एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस हैज़ टू बी it has the whole project plan has to be exported or imported for the future use. Then students, if we get the time, हम लोग relationships को edit करने के बारे में देखेंगे कि relationship को edit कैसे किया जाता है, and then finding free slack, हम लोग free slack को find out करने का तरीक़ाकार भी देखेंगे। So students, जो टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर सके आज वो हम कवर करेंगे, जो बच जाएंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। हैविंग सेड दिस थिंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। और मैं आपको यहाँ पे 2-3 बातें रिपीट करता चलूँ कि ओरेकल की वेबसाइट से ट्रायल वर्जन ऑफ प्राइमवेरा इंस्टॉल कर दीजिए और उस वर्जन को जो है आपने
आप उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं, और इंस्टॉलेशन के प्रोसेस बताते जब हमने बता दिए, सो आपने क्या करना है कि आपने स्टूडेंट्स प्राइमरा इंस्टॉल करने के बाद ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करके देखने हैं अपने पास, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती चली जाए। स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट टुडेज लेक्चर, मैं थोड़ी सी मेरे माइंड में बात आ रही थी एंटरप्रेन्योरशिप की। मैं आप सब लोगों को इस बात पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सब लोग माशाल्लाह लर्नर लोग हैं, और हमारे मुल्क में कमी है एंटरप्रेन्योरशिप की, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पे थोड़ा पढ़ें, थोड़ा स्टडी करें कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप को के बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह से आप एंटरप्रेन्योरशिप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ को देखें, बियॉन्ड दिस थिंग, बिसाइड दिस टॉपिक। देखिए, ये तो सब कुछ चलता रहेगा, ये तो रूटीन टास्क है, बट मैं यहाँ पे आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूँगा एंटरप्रेन्योरशिप पे, कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे क्यों करना चाहिए, इसको थोड़ा सा ज़रा ज़रूर देखिए। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, तो यहाँ लिखा हुआ था कि एंटरप्रेन्योरशिप इज डूइंग समथिंग, फेलिंग एंड देन अगेन डूइंग। आप कोई काम करें, फेल कर जाए और फिर दोबारा नया काम करें। या मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप इज क्विकली फेलिंग एंड स्टार्टिंग न्यू थिंग। जस्ट इमेजिन, क्विकली फेलिंग एंड स्टार्टिंग न्यू थिंग। सो क्या हो रहा है बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप में, आप इनिशिएटिव लेते हैं, यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आपके पास कोई आइडिया होता है, आप उस आइडिया को लेके चलते हैं, और आप यकीन कीजिए कि जो चीज़ें क्लिक करती हैं, दे आर आइडियाज़। बहुत छोटे छोटे आइडियाज़ होते हैं और वो क्लिक कर जाते हैं। आप व्हाट्सएप को देखिए, कितना छोटा सा ये आइडिया था, कितनी छोटा सा एक एप्लीकेशन था, बट दिस वाज आइडिया, और आज आप देखिए कि कितनी बड़ी एप्लीकेशन बन चुकी है। आप स्काइप को देखिए, ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट को देखिए, इट वाज इवन एन आइडिया। माइक्रोसॉफ्ट को कभी आप देखिए, आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किस तरह से हुआ था। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा इस चीज़ पे, और मैं अगले किसी लेक्चर में चले मैं आपको टाइम निकाल के आपको बताऊंगा कि व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन फैक्ट, कि माइक्रोसॉफ्ट की स्टोरी क्या थी, ठीक है। बट आप लोग कोशिश कीजिए, आप स्टार्ट करें, बिजनेस स्टार्ट करें, नए आइडियाज़ लेके आएँ, थिंक यूनिक, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचें और इन चीज़ों को अप्लाई करें, तो आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक जगह पे आई वॉज जस्ट वॉचिंग द वीडियो, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अब एक यूनिवर्सिटी में किसी उनके टीचर ने उनको ये कहा कि आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर चेक करने के लिए एक एनवेलप दिया जाता है। उसने तमाम स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दिए 3-3 के, और उन सबको एक एनवेलप दे दिया जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट मौजूद थी, और दे वर गिवन विद 3 days टाइम कि आप 3 दिन लें, और उसके बाद वापस आएंगे और देखेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट को यूज़ करते हुए आपने अपने आइडिया यूज़ करते हुए क्या अर्न किया। सो कैन यू इमेजिन कि जो कितनी अमाउंट थी उस एनवेलप में जो हर एक को दी गई। इट वॉज जस्ट $5। हर एक को $5 दे दिए गए, और उन्हें कहा गया कि आप जाएं और आप जाके इस इन्वेस्टमेंट से बिजनेस करें 3 दिन, और वापस आके फिर आपने बताना है कि आपने क्या किया और आपने क्या अर्न किया उसमें से, ठीक है। लोगों ने मुख्तलिफ काम किए, किसी ने क्या बिजनेस किया, किसी ने क्या बिजनेस किया। द बेस्ट वन अमंग देम जो था, उसने क्या किया कि हर एक को जब प्रेजेंटेशन में बुलाया गया कि अपना आइडिया बताएं, तो जब वो ग्रुप आया उन्होंने बताया कि हम लोगों ने इवन ये $5 भी स्पेंड नहीं किए, एंड व्हाट वी मेड $660, ठीक है। और $660 उन्होंने मेड किए, और वो कैसे, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अ कंपनी। उन्होंने एक कंपनी का पूरा एड बोला कि यार इस कंपनी को, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, ग्रेजुएट्स बहुत अच्छे थे, डिफरेंट कंपनीज को जो है वो उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स चाहिए होते थे, तो वो आए सारे क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी सामने बैठी थी, उन्होंने वहाँ खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया कि फ़लाँ कंपनी को फ़लाँ रिसोर्सेज चाहिए, और वो कंपनी जो है वो ये फ़लाँ रिसोर्स हायर करना चाहती है। इसी तरह एक और कंपनी, और 2-3 कंपनीज के उन्होंने अनाउंसमेंट्स मेक कर दी। सो व्हाट देयर आइडिया वाज
कि दे वेंट टू द कंपनीज और उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 मिनट का टाइम होगा प्रेजेंटेशन का इन फ्रंट ऑफ होल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी के सामने, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज स्टैनफोर्ड। ठीक है, तो उसने कहा कि हमारे पास 3 मिनट का टाइम है, पूरे स्टैनफोर्ड के सामने हमने आइडिया प्रेजेंट करना है, तो अगर हम आपका मैसेज पहुंचा सकते हैं, वहाँ पे जो मैसेज आप देना चाहें हम पहुंचा सकते हैं। सो उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट जो देना था वो उनको बता दिया एंड दे पेड देम फॉर इट। उन्होंने अपने जो मिनट्स थे वो वहाँ पे सेल आउट कर दिए। सो आइडियाज़ जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, काम जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है। आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि आप इस तरह फोकस मत करें। यू आर मैनेजर्स, यू प्रोजेक्ट मैनेजर्स, आप लोग लाइफ में आगे बढ़ें, आप लोग लाइफ में आगे बढ़ें और आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। स्टूडेंट, ये तो जस्ट एक जनरल बात थी, जस्ट एक ओपनिंग रिमार्क जो मैं रास्ते में जब आ रहा था तो मेरे माइंड में था, तो आई थॉट कि आई विल शेयर दिस थिंग विद माय स्टूडेंट्स। Coming back to the lecture, the first slide which we have got is applying relationships. Okay. Now आप लोगों ने देखा कि कल जो हमने काम किया था, अगर आप देखें, आपको अगर आपके याद ज़हन में हो, तो हमारे पास इस तरह से एक्टिविटीज थी, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं लगा हुआ था। ठीक हो गया। जब हमने इन तमाम एक्टिविटीज को सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करके डिफ़ॉल्ट रिलेशनशिप लगा लिया, तो डिफ़ॉल्ट रिलेशनशिप क्या बना, आपने उसके बाद जो डायग्राम देखी थी, इसका व्यू ऐसे बन गया। ऐसा व्यू बन गया। ठीक है, अब हम लोग जब हमने यही काम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में किया था तो हमारा व्यू इस तरह बन गया था। इस तरीके से एक वाटरफॉल मॉडल बन गया था। एक वाटरफॉल मॉडल बन गया कि यार ये जो है चीज़, ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं और इन तमाम एक्टिविटीज़ में का फ्लो ये है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वाटरफॉल मॉडल नहीं बना, हालांकि रिलेशनशिप यहाँ भी फिनिश टू स्टार्ट था और हमने देखा था कि फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप जो बाय डिफॉल्ट बनता है वो इस तरह से बनता है, स्टेप वाइज। ये रिलेशनशिप होता है, हमारा रिलेशनशिप अप्लाई भी हो गया और वो रिलेशनशिप का वाटरफॉल मॉडल भी नजर नहीं आया। इसकी रीजन क्या थी? नाउ इट सेज, नाउ यू सी लिंक एक्टिविटीज बट विदाउट एनी कैलकुलेशन, you can't see waterfall. This is because by default calculation mode is on manual settings. तो आपको याद होगा कि इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हमारे पास हर एक्टिविटी से पहले इस तरह से एक ब्लू कलर की पिन बन रही थी, थंबनेल। ठीक हो गया। सो हमने कहा कि यार ये जो थंबनेल जो बन रही है, इसका मतलब होता है कि आपकी एक्टिविटीज मैनुअल सेट हैं। सो हमने इसको चेंज कर दिया मैनुअल पे और जो इन्फॉर्मेशन का आइकन था वो कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, सो उसमें हम कैसे चेंज करते थे ऑटोमेटिक से मैनुअल, कि हमारे पास 2 ऑप्शंस होते थे, एक होता था ऑटोमेटिक, एक होता था मैनुअल। वन वाज ऑटो, वन वाज मैनुअल। सो हमने सारी एक्टिविटी सिलेक्ट की और यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट कर दिया, तो हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैनुअली ऑटोमेटिकली स्केड्यूल होना शुरू होगी। पैरामेरा में अभी जब आप इस तरह का बिहेवियर देखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं दे आर नॉट in fact they are not automatically scheduled. Okay, they are in manual mode. So what you have to do, you have to change calculations to the automatic. आपने इसको ऑटोमेटिक चेंज करना है। ऑटोमेटिक कैसे चेंज करना है? अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये देखिए आप क्या करते हैं, आप टूल्स में जाते हैं और टूल्स में आपके पास एक ऑप्शन है, ये देखिए टूल्स में एक ऑप्शन है आपके पास स्केड्यूल का। टूल्स में एक स्केड्यूल का ऑप्शन है आपके पास और ये ऑप्शन क्या करता है कि ये स्केड्यूल कर देता है, ये आपको स्केड्यूलिंग ऑप्शन दिखा देता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली नहीं हुई हुई तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप जब कैलकुलेशन करना चाहें आप आए इस ऑप्शन पे स्केड्यूल पे और इसे क्लिक कर दें। सो अब इन मैनुअल मोड आपको स्केड्यूल
प्रेस करना पड़ेगा खुद, यू हैव टू प्रेस द स्केड्यूल बटन। जब कभी आप चाहें कि आप एक्टिविटी स्केड्यूल करें, आप यहाँ पे आकर क्लिक करें, वो एक्टिविटी स्केड्यूल हो जाएंगी। ठीक हो गया, बट इट इज मैनुअल ट्रिगरिंग, बेसिकली इस चीज को कहा जाता है ट्रिगर करना। ठीक है, जो इवेंट है, इवेंट ट्रिगर, इवेंट कब ट्रिगर कर रहा है? इन मैनुअल इवेंट कब ट्रिगर करेगा? जब भी आप स्केड्यूल को दबाया करेंगे, जब आप इस बटन को क्लिक किया करेंगे, आपका इवेंट ट्रिगर कर जाएगा और एक्टिविटी सारी कैलकुलेट हो जाएंगी, उनकी टाइमलाइंस कैलकुलेट हो जाएंगी। लेकिन अभी तो ये मैनुअल है, अब हम इसको ऑटोमेटिक कैसे करना है? तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शंस में एक बटन है ऑप्शंस का, आप इसे क्लिक कर देते हैं। ठीक हो गया। नाउ ये आपको क्या करेगा कि ये आपको स्केड्यूलिंग ऑप्शंस दिखा देगा। ठीक है जी, आपको स्केड्यूलिंग ऑप्शंस दिखा देगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। ठीक हो गया। इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास दो टैब्स हैं, एक जनरल है, एक एडवांस्ड है। आपने किस में जाना है? आपने जनरल के टैब को क्लिक करना है। ठीक हो गया। सो आपका कंसर्न जो है वो इस वक्त होगा ओनली जनरल के टैब से। ठीक हो गया। और जनरल के टैब में आपके पास एक ऑप्शन है स्केड्यूल ऑटोमेटिकली व्हेन अ चेंज इफेक्ट्स डेट। ना आप उसे क्या कह रहे हैं कि पहले तो आप खुद जाके क्लिक करते हैं स्केड्यूल को, आप उसे कह रहे हैं कि यार जब भी कोई ऐसा काम हो जिसमें डेट इफेक्ट हो तो खुद ब खुद स्केड्यूल कर देना। ठीक हो गया। सो अब आपने क्या किया कि आपने जो इवेंट आपका ट्रिगर हो रहा था, आपने इसको ऑटो पे लगा दिया। ठीक हो गया। इस इवेंट को आपने ऑटो पे लगा दिया कि अब ऑटोमेटिकली जब भी कभी डेट पे कोई इफेक्ट आएगा तो आपका ये इवेंट ट्रिगर कर जाएगा। ठीक हो गया। आपने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने क्लोज बटन दबा दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्राइमरी में आपको चीज़ें सेव क्लिक करने की जरूरत नहीं होती। जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करते जाते हैं वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में सेव होता चला जाता है। ठीक हो गया। सो आपको इस बारे में वरी होने की जरूरत नहीं है। आप क्लोज करेंगे, जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो आप वापस उसी डायलॉग बॉक्स पे आ जाएंगे जहां से आप लोग गए थे। एक दफ़ा आप ये कीजिए कि एक दफ़ा स्केड्यूल दबा दीजिए। ठीक है, क्लिक वंस, एक दफ़ा आप इसे क्लिक कर दीजिए। ठीक हो गया। आपने जैसे इसको क्लिक किया, व्हाइल इन प्लानिंग फेज योर करंट डाटा डेट शुड बी प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट। ठीक है, एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि देखिए आपको स्टेटस डेट याद है, स्टेटस डेट क्या थी याद है आपको? स्टेटस डेट वाज कि जिस डेट पे आप अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चेक करना चाहते हैं। और ये हमने कब जाके पढ़ी थी? व्हेन वी वर इन ट्रैकिंग मोड। जब हम ट्रैकिंग मोड में तब हमने ये पढ़ी थी। ठीक हो गया। सो स्टेटस डेट जो है वो ट्रैकिंग मोड से कंसर्न है। यहां पे स्टेटस डेट को डाटा डेट कहते हैं। इन प्राइमरी स्टेटस डेट इज कॉल्ड डाटा डेट। ठीक हो गया, इसको आपने याद रखना है। अब ये डाटा डेट जो है, क्योंकि ये ट्रैकिंग का फीचर है, ठीक हो गया, क्योंकि ये ट्रैकिंग का फीचर है, सो ड्यूरिंग प्लानिंग के दौरान क्या होगा कि आप लोगों ने आपकी जो डाटा डेट है इट शुड बी करंट। ठीक है, ड्यूरिंग प्लानिंग डाटा डेट शुड बी इक्वल टू करंट डेट। ठीक हो गया जी। सो जब आप प्लानिंग कर रहे होंगे तो आपकी जो ये डेट है करंट डाटा डेट, इट शुड बी आज की डेट जो है। ठीक हो गया, जो आज की डेट है वो आप यहां पे सेलेक्ट कर दीजिए एंड देन प्रेस स्केड्यूल। स्केड्यूल प्रेस कीजिए। तो जैसे ही आपने स्केड्यूल प्रेस किया तो आपके पास अब देखिए, अगर आप इसको देखिए गैंट चार्ट को, तो अब आपके पास जो व्यू बन गया है दैट इज सॉर्ट ऑफ वाटरफॉल मॉडल। वो इस तरह से वाटरफॉल मॉडल बन गया है। ठीक हो गया। सो वो जो प्रॉब्लम हमारा था वो खत्म हो गया।
और ये देखिए एक और बात यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि जितनी भी एक्टिविटीज यहाँ पे नजर आ रही हैं दे ऑल आर इन रेड। पहले ये ग्रीन में थी, नाउ ये रेड में हो गई है। इसका बता सकते हैं कि इसका रीजन क्या है? जी बिल्कुल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में था, रेड का मतलब है क्रिटिकल पाथ, ठीक है, क्रिटिकल। और तमाम की तमाम एक्टिविटीज रेड क्यों हैं? क्योंकि एक्टिविटीज जो हैं वो उनमें डिफॉल्ट रिलेशनशिप है। डिफॉल्ट रिलेशनशिप है, ठीक हो गया? डिफॉल्ट रिलेशनशिप है। और डिफॉल्ट रिलेशनशिप क्या होता है? इट इज फिनिश टू स्टार्ट। सो हर एक्टिविटी का एक एक्टिविटी खत्म होगी तो अगली शुरू होगी, फिर अगली शुरू होगी, फिर अगली शुरू होगी। सो देयर इज ओनली वन पाथ, ठीक हो गया? इसमें देयर इज ओनली वन पाथ। व्हेन देयर इज ओनली वन पाथ, यही पाथ आपका क्रिटिकल हो गया। जब पाथ ही एक है तो पाथ क्रिटिकल हो गया। आपको याद है नेटवर्क डायग्राम हमने बनाए थे, कुछ 3 4 5 पाथ देखे, हमने कहा कि यार इनमें से कौन सा पाथ जो है, जो पाथ आपका लॉन्गेस्ट पाथ होगा, दैट विल द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन इन विच योर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। सो अगर पाथ ही एक हो तो देन वही पाथ जो है वो क्रिटिकल पाथ होगा। और तमाम एक्टिविटीज उसी पाथ पे लाई कर रही हैं क्योंकि पाथ ही एक है। तो आपने कहा कि यार ये क्योंकि तमाम एक्टिविटीज पे लाई कर रही हैं इसलिए तमाम एक्टिविटीज आर क्रिटिकल। गॉट माय पॉइंट? सो इस तरह से आपका जो वाटरफॉल मॉडल है वो क्रिएट हो जाता है आपके लिए। ये भी हम थोड़ी देर में चीज़ें प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली किस तरह से होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आप ये देखिए कि स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, हमने एक एक्टिविटी पकड़ी थी ये वाली, और इस एक्टिविटी के ऊपर हमने कैलेंडर अप्लाई कर दिया था। अब देखिए कि बाकी सबको डिफरेंट कैलेंडर अप्लाई है लेकिन इसको कैलेंडर डिफरेंट अप्लाई है। उसकी रीज़न क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे इस एक्टिविटी के अगेंस्ट कैलेंडर सेलेक्ट कर लिया था, ठीक हो गया? हमने इस एक्टिविटी के अगेंस्ट एक कैलेंडर सेलेक्ट कर लिया था, वो कैलेंडर हमने अप्लाई कर दिया। ना सवाल ये पैदा होता है कि यार एक एक्टिविटी को कैलेंडर अप्लाई कर दिया, चलो 20 होंगी, हर एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, बॉटम लेआउट में जाएंगे और जनरल में जाके असाइन करते जाएंगे कैलेंडर, ठीक हो गया जी। 1000 एक्टिविटीज होंगी तो चलो 1000 मिनट लगा देंगे, अप्लाई कर लेंगे। 5000 एक्टिविटीज हुई देन, सो दिस इज नॉट द वे। ये कोई आसान तरीका नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल तरीका लग नहीं रहा। सो किस तरह से आप तमाम एक्टिविटीज को पे ऊपर कॉलम अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहला काम ये कीजिए कि इंसर्ट अ कॉलम शोइंग कैलेंडर। सो सबसे पहले आप एक कॉलम इंसर्ट करें जिसका नाम हो कैलेंडर, ठीक हो गया? कैलेंडर का एक कॉलम अप्लाई कर दें, ठीक है? कैलेंडर आपको जैसे ही ऐड हो जाए, सो आपने क्या किया, हाउ टू अप्लाई कैलेंडर। आपने इसको जब इस एक सबसे पहला काम ये करना है कि आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है? सेलेक्ट, लिख रहा हूं यहां पे आपके लिए, सेलेक्ट द सेल कौन सा वाला, विच हैज कैलेंडर अप्लाइड, ठीक हो गया? वो सेल जिस पे कैलेंडर अप्लाई हुआ है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? तो देखिए मैंने सेलेक्ट सिर्फ इसको करना है, इस पर क्लिक इस पे करना है, मैंने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं इसे क्लिक कर दूंगा मेरा ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा। सेल सेलेक्ट हुआ, उसके बाद मेरे पास देखिए एडिट में अगर मैं आ जाऊं तो एडिट में मेरे पास कॉपी का ऑप्शन है। स्टूडेंट्स एडिट में मेरे पास कॉपी का ऑप्शन है। मैंने जैसे ही कॉपी पे क्लिक किया तो मेरा ये सेल बेसिकली कॉपी हो गया, ठीक है? ये सेल मेरा कॉपी हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि अब मैंने शिफ्ट दबा के डाउन एरो से तमाम एक्टिविटी सिलेक्ट कर ली, ठीक है? अब पहले तो मैंने कॉपी किया, मैंने कहा यार ये वाला जो सेल है ना जिसमें मेरा सही कैलेंडर का नाम लिखा हुआ है, जिसमें मैंने अप्लाई किया हुआ है, ये मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, उसे मैंने कॉपी कर लिया। अब किस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, वो तमाम एक्टिविटी जिन पे अप्लाई करना चाहता हूँ उन सबको सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया? सो सेकंड स्टेप क्या हो गया कि सेलेक्ट ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रो 1। रो 1 को वो जिसका हमने कॉलम जिसको हमने सेलेक्ट किया था कैलेंडर, उसको उसके समेत तमाम की तमाम रोज आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है?
जैसे ही आपने रोज सेलेक्ट की उसके बाद ठीक है आपके पास क्या ऑप्शन है, देखिए आप एडिट में गए और एडिट में आपके पास एक ऑप्शन है फिल डाउन। एडिट में फिल डाउन का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ कि आपका वो जो डाटा जो आपने यहां से कॉपी किया था ये फिल डाउन कर गया सब पे, ये फिल डाउन कर गया सब पे। सो आपका यहां से कैलेंडर इन सब पे फिल कर गया। ठीक है, जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे, अभी आप यहाँ पे व्यू देख लीजिए जरा कि यहाँ पे कौन सा कैलेंडर नजर आ रहा है आपको। ठीक है, इधर के अंदर कैलेंडर कौन सा अप्लाई है और इन सब पे कौन सा अप्लाई है, डिफरेंट है ना। वहां पे एबीसी कैलेंडर है और यहाँ पे स्टैंडर्ड 5 डेज वर्क वीक का कैलेंडर अप्लाइड है। जैसे ही आप फिल डाउन क्लिक करेंगे, अब अगर आप देखिए इसको, इस चीज को, इस पूरे कॉलम को देख लीजिए, सब पे क्या अप्लाई हो चुका है, जो कैलेंडर आप अप्लाई करना चाह रहे थे वो कैलेंडर सब पे अप्लाई हो चुका है। सो दिस इज हाउ वी नॉर्मली अप्लाई कैलेंडर्स। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट चीज है, जब हमने ये चीज कर ली, आपको याद है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में किस तरह से टोटल ड्यूरेशन देखते थे प्रोजेक्ट का। हमने स्टूडेंट्स ये किया था कि हमने 10 एक्टिविटीज थी, उनके ऊपर सबसे टॉप पे एक रो इंसर्ट की थी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में, और रो इंसर्ट करके उसके बाद जो उसके नीचे जितनी एक्टिविटीज थी सबको सिलेक्ट किया और एक लेवल टैब कर लिया। ठीक हो गया, जितनी एक्टिविटीज थी सबको सिलेक्ट किया और एक लेवल इंडेंट कर लिया। टैब इज ऑल्सो इंडेंट, सो मैंने उसको इंडेंट कर लिया। सो जैसे आपने उसको इंडेंट किया, वो तमाम एक्टिविटीज पार्ट बन गई, जो मेन एक्टिविटी थी उसका, जो प्रोजेक्ट का नाम था उसका, और वो रोल अप हो सकता था। जैसे उसको क्लिक करूंगा वो रोल अप हो जाएगा। ठीक हो गया। सो जब हमने ये किया उसके बाद हमें ड्यूरेशन में उस तमाम एक्टिविटीज का जो क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन था, उस जो प्रोजेक्ट का इनफैक्ट ड्यूरेशन था, वो नजर आना शुरू हो गया। ठीक है जी। नाउ स्टूडेंट्स, उसके बाद जब हमने ये चीज कर ली तो हमने कहा यार कि हमने प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन देख लिया। नाउ व्हेन कमिंग टू प्राइमेवेरा, जब हम प्राइमेवेरा पे आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या सिलसिला है, यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे इस तरह से है कि आप व्यू को क्लिक करेंगे। हम टॉकिंग अबाउट कि अगर आप प्रोजेक्ट की सारी एक्टिविटीज पे ऐड कर ली, अब उन सब का टोटल ड्यूरेशन देना चाहें तो कैसे देखेंगे। आपने व्यू कर दिया, ग्रुप एंड सॉर्ट में आ गए, व्यू में ग्रुप एंड सॉर्ट में आ गए। ठीक हो गया। उसमें भी हमने किया ही था, ग्रुपिंग की थी ना बेसिकली, सारी एक्टिविटीज को ग्रुप करके एक नेम बना दिया था। इसमें किस तरह से होगा, इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे ग्रुप एंड सॉर्ट को तो आप इस डायलॉग बॉक्स पे आ जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप इस डायलॉग बॉक्स पे आ गए तो इस डायलॉग बॉक्स अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंट रोज हैं कि ग्रुप बाय किससे करना है। पहला ग्रुप है जो करेंगे वो पूछेगा किस चीज से करना है। ठीक हो गया, और उसका कलर भी दिखा देता है आपको यहाँ पे कि यार ये किस कलर में नजर आएगा ग्रुप, उसका फॉन्ट क्या होगा, एवरीथिंग सारी यहाँ पे आ गई। तो आपने कहा कि ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, इस जगह पे आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया कि मुझे प्रोजेक्ट के हिसाब से ग्रुप कर दो, मेरी एक्टिविटीज को प्रोजेक्ट के हिसाब से ग्रुप कर दो। आपने जैसे ये किया, ये करने के बाद आपके पास अप्लाई का बटन था, आपने अप्लाई का बटन क्लिक कर लिया। तो जैसे ही आपने अप्लाई का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपका प्रोजेक्ट है उसका टोटल ड्यूरेशन नजर आना शुरू हो जाएगा। और ये जो नजर आएगा आपको, ये उसी तरह से नजर आएगा कि यहाँ प्रोजेक्ट का नाम होगा और यहाँ सारी एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, और इसके आगे यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा होगा कबूलेटिव। स्टूडेंट्स, हम लोग ये चीज़ें करके देख लेते हैं एक दफ़ा जो भी हमने पढ़ी, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर की स्टेट आपके सामने है। मैं ड्यूरेशन इसमें जो है वो थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ। सो सबके 5 डेज हैं, सपोज मैं इसको 7 डेज, और सॉर्टिंग इसकी हेडर पे जब क्लिक करूँगा तो प्रॉपर हो जाएगी। सो मैंने इसको 7 डेज कर दिया, इसको मैंने कर दिया रिक्वायरमेंट गैदरिंग को 8 डेज, एंड देन डेटाबेस डिज़ाइन को 4 डेज,
एंड देन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को 20 डेज, एंड देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को 50 डेज, एंड देन टेस्टिंग को 20 डेज, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन को 10 डेज, एंड देन क्लोजिंग को 5 डेज। ठीक हो गया। सो मैंने इंसर्ट कर लिया। देखिए रिलेशनशिप डिफ़ॉल्ट लगा हुआ था मेरे पास, मैं ज़रा कॉलम्स भी थोड़े से कस्टमाइज़ कर लेता हूँ अपने हिसाब से। रिवीजन देखिए आपकी एक तरह से हो रही है। मैं कॉलम्स में गया, कस्टमाइज़ क्लिक किया, और यहाँ पे मुझे जो नहीं चाहिए कॉलम्स, मैं वो सारे कॉलम्स रिमूव कर देता हूँ। ये टोटल फ्लोट नहीं चाहिए, बजटेड कॉस्ट नहीं चाहिए, रिसोर्सेज नहीं चाहिए, स्टार्ट फिनिश चाहिए, परसेंट कंप्लीट नहीं चाहिए, रिमेनिंग ड्यूरेशन नहीं चाहिए, मुझे ये कॉलम्स चाहिए। ठीक हो गया, मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, नाउ मेरे पास ये कॉलम्स हैं, और आप देखिए कि मैं एक्टिविटीज़ को डिफ़ॉल्ट लिंक कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखें, हर एक्टिविटी का रिलेशनशिप दूसरी एक्टिविटी के साथ है, हर एक्टिविटी का रिलेशनशिप दूसरी एक्टिविटी के साथ है, बट अभी तक मुझे वाटरफॉल मॉडल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। सो वाटरफॉल देखने के लिए हमने क्या कहा था कि हम लोग टूल्स में जाएंगे, और टूल्स में जाके स्केड्यूल का ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप टूल्स में आके स्केड्यूल के ऑप्शन में आए, तो आपके पास स्केड्यूल का बटन है। ठीक है, और इसके साथ ऑप्शंस का बटन है। मैंने यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट किया, और ऑप्शंस के साथ सेलेक्ट करने के साथ मैंने यहाँ पे स्केड्यूल ऑटोमेटिकली व्हेन अ चेंज इफेक्ट डेट, जो भी हमने बात की थी जिस डायलॉग बॉक्स की, वो डायलॉग बॉक्स हमारे सामने है। इसको हमने चेक कर दिया, और चेक करते साथ हमने क्लोज कर दिया। ठीक है जी। क्लोजिंग के बाद हमने कहा था कि एक दफ़ा हमें स्केड्यूल प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेंजेस हैं वो नज़र आ जाएं। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब आप देखिए मेरा जो वाटरफॉल मॉडल बन गया है। मेरी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो रेड कलर में है, बिकॉज दे ऑल आर क्रिटिकल एंड दे ऑल लाई ऑन द on single path which I have got in my network diagram. So my activities are now in that way as I want them to be. स्टूडेंट्स, ये करने के बाद जो चीज़ हमने देखी वो ये थी कि हम लोग तमाम एक्टिविटीज़ पे कैलेंडर कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, मेरी पहली एक्टिविटी पे कैलेंडर अप्लाइड है, देखिए बीसी कैलेंडर, दूसरी पे नहीं है। सो मैं ये करता हूँ कि मैं कॉलम यहाँ इंसर्ट करता हूँ, और कॉलम्स में जाके एक कॉलम सर्च कराता हूँ। देखिए छोटा एरो मैं बताया था लेफ्ट साइड पे डिटेल्स का, जो आपको हिडन ऑप्शंस दिखाता है। फाइंड में आया, और मैंने यहाँ पे आके कैलेंडर फाइंड करना शुरू कर दिया। ये देखिए कैलेंडर आ गया मेरे पास। आपको पूरा नाम याद नहीं भी है, आप उस नेम का कुछ पार्ट लिख दिया। जैसे मैंने CAL लिख दिया, तो उसने मुझे वो नाम जिनमें CAL आएगा वो तमाम के तमाम मुझे दिखा देगा। देखिए कैलेंडर आ गया सबसे पहले, उसको क्रिटिकल भी दिखा देता है ये मुझे, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे कह दिया क्लोज। ठीक है, मुझे ये चाहिए था, और मैंने इसको यहाँ पे ऐड टू लिस्ट को क्लिक करूँगा तो ये मेरी लिस्ट में ऐड हो गया। नाउ मैं इसकी सीक्वेंसिंग कर देता हूँ, और ओरिजिनल ड्यूरेशन के बाद मुझे कैलेंडर भी नज़र आ जाएगा। अप्लाई एंड ओके। नाउ स्टूडेंट्स, ये देखिए कि मेरे पास यहाँ पे कैलेंडर नज़र आ रहा है। पहली एक्टिविटी को ABC कैलेंडर असाइंड है, उसके बाद इतनी एक्टिविटीज़ भी हैं, इनमें से किसी को भी कुछ भी असाइंड नहीं है। सो आप क्या करेंगे कि आप पहली एक्टिविटी को हमने कहा था कि हमने यहाँ पे क्लिक नहीं करना, हमने इस एक्टिविटी पे क्लिक करना है, इस सेल पे क्लिक करना है स्पेसिफिकली। सो हमने इस सेल पे क्लिक किया, और इस सेल पे क्लिक करके हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम एडिट में जाएं और कॉपी कर लें। सो स्टूडेंट्स, हमने कॉपी जब किया, इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि ये जो सेल है ये सेल रेप्लिकेट हो, ये सेल अप्लाई हो सब पे, ये सेल आने वाली चीज़ों पे भी अप्लाई हो जाए। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको अप्लाई कर, अब वंस हमने कॉपी करने के बाद शिफ्ट एरो दबाया, और डाउन से मैं एक्टिविटीज सेलेक्ट करता जा रहा हूँ। देखा आपने, मैंने तमाम एक्टिविटीज सेलेक्ट कर ली, क्योंकि मैं इन तमाम एक्टिविटीज़ पे वो सेल जो मैंने कॉपी किया है वो अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, सो इसमें मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू एडिट एंड फिल डाउन। आपको याद है
कि MS प्रोजेक्ट में भी इसी तरह का ऑप्शन था हमारे पास, और हमने ये चीज़ करके भी देखी थी। सो यहाँ पे भी जैसे ही मैं फील्ड आउटलेट क्लिक करूँगा, ज़रा इस एरिया को गौर कीजिएगा जो आपके सामने है, कैलेंडर और कैलेंडर वाला कॉलम जो है, जैसे मैंने फील्ड डाउन क्लिक किया, ये देखिए मेरे तमाम के तमाम जो एक्टिविटीज़ थी उन पे अब जो कैलेंडर लगा हुआ है वो सब एक जैसा है। ठीक हो गया। और उसकी रीज़न क्या है कि मैंने पहला सेल कॉपी किया और फिल डाउन करवा दिया तमाम सेलेक्टेड एक्टिविटीज़ पे, सो वो फिल डाउन हो गया। स्टूडेंट्स, ये चीज़ करने के बाद जो चीज़ हमने देखी थी कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन कैसे देख सकते हैं। देखिए एक्टिविटीज़ के ड्यूरेशन तो आ रहे हैं लेकिन टोटल ड्यूरेशन मेरे पास नहीं आ रहा। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है इसको करने का, मैं व्यू में जाऊं और व्यू में ग्रुप एंड सॉर्ट का ऑप्शन देखूं। ये देखिए ग्रुप एंड सॉर्ट, और इसमें कस्टमाइज में आ जाऊं कि मैं ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग कस्टमाइज करना चाह रहा हूं। ओके जी, ये आ गया। अब इसमें ग्रुप बाय में पहली ऑप्शन क्या सिलेक्ट करनी थी मैंने, यहाँ पे प्रोजेक्ट। अवेलेबल ऑप्शन सारी आ रही हैं। मैंने कहा यार प्रोजेक्ट के हिसाब से मुझे पहली रो ग्रुप करके दिखा दो, कलर विल बी ब्लू, ये देखिए। और मैं इसको कह रहा हूँ प्रोजेक्ट के हिसाब से मुझे तुम इसको ग्रुप करके दिखा दो। जैसे ये करके मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखिए अब आपके सामने है कि मेरा सारा प्रोजेक्ट जो है वो सैम्पल IT प्रोजेक्ट के अंडर आ रहा है, और इसके जो ड्यूरेशन है वो आ रहे हैं, टोटल ड्यूरेशन जो आ रहा है दैट इज 124 डेज। नाउ जो मेरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट करके एंड तक 124 डेज का है। यू गॉट माई पॉइंट? मेरा पॉइंट कुछ आपको समझ आ रहा है? ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमने जब टोटल ड्यूरेशन देख लिया और इसे अप्लाई कर ली, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट विद अस इन फॉर आवर टुडेज टॉपिक्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करते थे जब हमने कोई चीज़ सेव करनी होती थी? हमारे पास क्या ऑप्शन था? फाइल में गए सेव कर दी, एक और कॉपी बनानी थी, फाइल में गए सेव एज कर दिया दूसरे नाम से, एक और कॉपी बनानी थी, फाइल में गए सेव एज कर दिया। जबकि भी ओपन करना पड़ा, डबल क्लिक किया, वो ओपन हो गया। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो प्राइमवेरा है, आप समझिए पीछे टेबल्स बने हैं डाटा के। ठीक है, इस तरह के मेरे पास इस तरह के ना बहुत सारे टेबल्स पड़े हैं, किसी में क्या डाटा पड़ा है, किसी में क्या डाटा पड़ा है, ये सारे टेबल आपस में लिंक्ड भी हैं। ठीक है, हर टेबल किसी न किसी तरीके से किसी टेबल से लिंक्ड है। ठीक हो गया। सो इस तरह से टेबल्स पड़े हैं। अब इन टेबल्स में किसी जगह पे तो प्रोजेक्ट का नाम पड़ा होगा, कहीं पे एक्टिविटीज़ के नाम पड़े होंगे, कहीं पे आप देखें तो रिसोर्स के नाम पड़े होंगे, कहीं पे कैलेंडर पड़ा होगा, सब कुछ डिफरेंट पड़ा हुआ है। कैलेंडर में सारे कैलेंडर्स आ रहे होंगे, एक्टिविटीज़ में सारी एक्टिविटीज़ आ रही होंगी। ठीक है, सो अब इसको सेव कैसे किया जाए? इस चीज़ को कहीं और लेके जाना हो अगर इस प्रोजेक्ट को, तो कैसे लेके जाया जाए? उसके लिए प्राइमवेरा आपको अलाउ करता है एक्सपोर्ट का फीचर। ठीक हो गया, ये आपको अलाउ करता है कि आप एक्सपोर्ट कर दें प्रोजेक्ट। ठीक है, आप एक्सपोर्ट करके अपने हार्ड ड्राइव पे रख लें, कल जब जरूरत पड़ेगी इंपोर्ट कर लीजिएगा। सो आप एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट स्टेप, आप फाइल के मेन्यू में जाते हैं और फाइल में जाके आप इसको क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट को। फाइल में जाके आप एक्सपोर्ट को क्लिक करते हैं। ठीक है, जब जैसे आप एक्सपोर्ट पे आते हैं तो हमसे पूछता है किस तरह का फाइल फॉर्मेट। सो आप लेटेस्ट वाला सेलेक्ट करते हैं, कहते हैं यार ये वाला मुझे जो है ना फाइल फॉर्मेट दे दो। जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया एंड यू विल क्लिक दिस नेक्स्ट, आप इस नेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप आ जाएंगे एक्सपोर्ट योर प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब एक्सपोर्ट टाइप क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ना? देखिए प्राइमवेरा आपसे कहता है कि आप प्रोजेक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप रिसोर्सेज भी कर सकते हैं और रोल्स भी कर सकते हैं। हम लोग रिसोर्स और रोल का डिफरेंस इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त वो ये है कि आप 3 तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो बिलफर्ज हम लोग जो है जो सिलेक्ट करते हैं वो कहते हैं कि हमें प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना है।
मतलब प्रोजेक्ट कहीं और लेके जाना चाह रहे हैं, किसी और सिस्टम पे लेके जाना चाह रहे हैं, हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट के बाद नेक्स्ट को क्लिक करें। जैसे ही आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में प्रोजेक्ट्स के नाम आ रहे होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट लिस्टेड बिलो आर ओपन एंड कैन बी एक्सपोर्टेड। वो प्रोजेक्ट्स जो कि ओपन हुए हैं और वो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे आपको। ठीक हो गया। आपने कहा कि यार मुझे ये वाला एक्सपोर्ट करना है, मुझे ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना है। आपने इस प्रोजेक्ट को क्लिक किया और क्लिक करके आपने नेक्स्ट दबा दिया। ठीक है, चेक किया। यहाँ पे ये देखिए, ये चेक बॉक्स आपने मद्देनजर रखना है कि चेक जिसका चेकड होगा वो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएंगे। आपने नेक्स्ट क्लिक किया। नेक्स्ट क्लिक करते साथ ही आपके पास जो चीज़ आई कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं फाइल, वो फाइल रखनी कहाँ है, वो फाइल किधर रखी जाएगी, कहाँ सेव होगी। ठीक है, तो आप कहते हैं यार कि सपोज करें आपने कहा कि मुझे डेस्कटॉप पे सेव कर दो। आपने वैल्यू सेलेक्ट की जो भी करना चाहते हैं और सेव बटन दबा दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम भी दे दिया फाइल का। यहाँ पे आप फाइल का नाम दे सकते हैं abc.xer। ये xer वो एक्सटेंशन है जो भी विजिट के जो पहला डायलॉग बॉक्स था उसमें हमने सेलेक्ट किया था। तो आपने abc.xer सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके यू क्लिक्ड दिस सेव। आपने कहा कि सेव हो जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने ये किया, द नेक्स्ट थिंग वाज कि आप ये लोकेशन दिखा दिया आपको कि इस लोकेशन पे सेव होगा, और ये करने के बाद आपने फिनिश को क्लिक कर दिया। एक विजिट है जो आपको हर स्टेप पे गाइड करती जा रही है, यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन टू इट, और जैसे ये हुआ आपने फिनिश किया तो आपका जो प्रोजेक्ट था वो उस लोकेशन पे सेव कर गया। उस लोकेशन पे आप जाएंगे, आपको उसके नाम की एक XCR फाइल बनी हुई नजर आएगी। ठीक है जी, जैसे कि जब कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाएगा, इट विल शो यू दिस मैसेज, द एक्सपोर्ट वाज सक्सेसफुल। ये करने के बाद आपने ओके प्रेस किया। ओके प्रेस करने के बाद आपने आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, सो ये तो बात हो गई एक्सपोर्ट करने की। सो आप जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपने उसको कोई लेके जाना है, उसकी कॉपी सेव करनी है, उसको संभाल के रखना है, उसको कुछ करना है, ईमेल करना है किसी को, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप एक्सपोर्ट में चले जाएं। ठीक हो गया, और एक्सपोर्ट करके जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं, अभी हम करके भी दिखाएंगे आपको, वो स्टेप्स परफॉर्म करें। परफॉर्म करते करते अपने फाइल की एक XCR फाइल बना दें। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट चीज़ है वो देख लेते हैं कि वो क्या है। दैट इज इम्पोर्ट योर प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट तो एक्सपोर्ट हो गया, आपने एक्सपोर्ट किया, उसको फ्लैश में डाला या ईमेल किया या किसी के पास ले गए, जिस नए कंप्यूटर पे गए उस नए कंप्यूटर में ये किस तरह से आप इसको इंपोर्ट वापस कैसे करेंगे। ठीक है, उसका तरीका देख लेते हैं कि जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा था उसके नीचे ही इंपोर्ट का ऑप्शन है। आपने जैसे ही इंपोर्ट क्लिक किया तो स्टूडेंट्स आपके पास पहले डायलॉग बॉक्स में आ गया कि किस टाइप की फाइल है। तो आपने क्या किया था, XCR फाइल, तो आपने यहाँ पे XCR को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपने XCR सेलेक्ट किया, XCR सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक कर दिया। क्योंकि आपने फाइल सेव की थी वो XCR टाइप की थी, नाउ आप ये XCR टाइप की फाइल जो है इसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने नेक्स्ट क्लिक किया। नेक्स्ट में आपसे पूछता है कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो इन तीनों में से क्या है। आया वो प्रोजेक्ट है, वो उसमें रिसोर्सेज हैं या रोल्स हैं, क्या है। आप कहते हैं यार उसमें प्रोजेक्ट है, आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट सेलेक्ट होने के बाद आपने नेक्स्ट क्लिक किया। ठीक है जी, आपने नेक्स्ट क्लिक किया। जैसे ही आपने नेक्स्ट क्लिक किया, आपके पास नेक्स्ट चीज़ उसने पूछी, आपको मैं बताया था कि 3 डॉट्स जो लगे होते हैं इस तरह से, ब्राउज का ऑप्शन होता है, ये आपको
इस जगह पे नज़र आ रहे हैं। सो आप इनको क्लिक करेंगे और जो फाइल आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उस फाइल को सेलेक्ट करवा लेंगे, विंडो में से उसका पाथ जाके बता देंगे या उसको सेलेक्ट करवा लेंगे। तो जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने नेक्स्ट को क्लिक किया, नेक्स्ट चीज़ आ गई इंपोर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शंस। और इसमें वो क्या कह रहा है आपको, द प्रोजेक्ट लिस्टेड इन द ग्रिड बिलो आर फाउंड in your import file if the same project already exists based on the project ID database, the match checkbox will be selected. Please select an import action and import destination. अब आपसे ये कह रहा है कि अगर इस आईडी का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो फिर वो आपको कह रहा है कि मैं ये वाला जो चेक बॉक्स है इसको चेक कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि यार मैं क्या करूं, कि मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूं, ऐड इनटू एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। एक ऑप्शन आपको दे रहा है कि ऐड, जो प्रोजेक्ट आप खोल रहे हैं वो ऐड इनटू एग्जिस्टिंग, आप कहते हैं नहीं। देन एक है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, कि नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर दें, एंड देन इग्नोर कर दें और रिप्लेस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और अपडेट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, भी ऑप्शंस हैं आपके पास। सो आई विल रिकमेंड कि अभी फॉर टाइम बीइंग आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, ठीक है। आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने नेक्स्ट क्लिक किया तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ गया कि यार ये किस, देखिए हमने आपको बताया था शुरू में कि ईपीएस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी जब प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो कहेगा कि ये प्रोजेक्ट किस ईपीएस से, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं इसका ईपीएस कौन सा है ये बताइए। तो आपने यहाँ पे इन 3 डॉट्स को, जो कि आपको इस तरह से नजर आ रहे थे, इनको क्लिक किया और क्लिक करके इस जगह पे जो आपके पास डायलॉग बॉक्स आया वो आ गया ईपीएस का। इसमें से आपने स्पेसिफिक ईपीएस सेलेक्ट करवा लिया कि इस ईपीएस का प्रोजेक्ट है, इस ईपीएस में नजर आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आपने इसको क्लिक कर लिया। जैसे ही आपने इसको किया, ये करने के बाद आपके पास क्या हो गया, उसने आपको बता दिया कि डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई आपने नेक्स्ट कर दिया एंड यहाँ पे आके आपने फिनिश क्लिक कर लिया, प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो गया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ये चीज़ करके देख लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे कि ये एक्चुअली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरह से होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करके देखते हैं एक प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट। ये देखिए फाइल के मेन्यू में मेरे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। मैंने एक्सपोर्ट को क्लिक किया, मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया। मैंने इसमें पहला ऑप्शन सिलेक्टेड रखा .xcr फाइल का, और मैंने कहा कि मैं इस तरह का क्रिएट करना चाह रहा हूँ। और ये करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। प्रोजेक्ट है, रिसोर्स है या रोल है, प्रोजेक्ट है जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, चेक कर दिया इसको, नेक्स्ट। फाइल का नाम और लोकेशन ब्राउज किया मैंने कहा कि चलो माय डॉक्यूमेंट्स में बना दो, ठीक है। और फाइल का नाम क्या रखना, टेस्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। सेव क्लिक किया, ये देखिए मेरे पास पाथ आ गया, टेस्ट एक्सपोर्ट .xcr आ गया, मैंने इसको फिनिश कर दिया, मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो गया, क्लोज। नाउ मेरा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो चुका है। अगर मैं इसी प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा स्टूडेंट्स, फाइल, इंपोर्ट। अच्छा जी, क्या इंपोर्ट करना है, सबसे पहले एक्सेम्पल इंपोर्ट करनी है, एक्सएलएस इंपोर्ट करनी है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की एक्सेम्पल करनी है, या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की एमपीएक्स करना है, क्या करना है, ठीक है। आपने कहा यार कि मुझे प्राइमवेरा
की जो XZR फाइल है वो इंपोर्ट करनी है। ठीक है, ये करने के बाद नेक्स्ट किया। क्या इंपोर्ट करना है जी? रिसोर्सेज करने हैं, रोल करने हैं, या प्रोजेक्ट करना है? क्या करना है? क्या करना चाहते हैं जी हम लोग, बताइए। सोना नहीं है, जागते रहना है। यस, हाँ जी, प्रोजेक्ट हमने एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट किया तो कह रहा है कि वो जो फाइल आपने इंपोर्ट करनी है उसका पाथ बता दें। ठीक है, आपने इसको ब्राउज किया, माई डॉक्यूमेंट्स में आ गए, और माई डॉक्यूमेंट्स आपने कहा ये देखिए ये ओरेकल का आइकन बना हुआ है। मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये फाइल यहाँ पे सेलेक्ट हो गई, ये फाइल इंपोर्ट होने के लिए सेलेक्ट हो गई। सो नेक्स्ट मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे कहा कि क्या करना है, अपडेट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट करूँ, रिप्लेस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट करूँ, इग्नोर करूँ, क्रिएट न्यू करूँ, क्या करूँ? मैं कहता हूँ यार कि अपडेट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कर लो। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ही अपडेट कर लो। सही है, एक दफ़ा किस प्रोजेक्ट में, एग्जिस्टिंग कौन सा प्रोजेक्ट? मैंने कहा ये प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में इसको अपडेट कर दो। या अगर मैं कहता हूँ मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहूँ तो मैं यहाँ आऊँगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब ये खाली हो गया बिकॉज मैं ये करना नहीं चाह रहा। और क्रिएट न्यू में जब मैं नेक्स्ट करूँगा, ओके, ईपीएस में मुझे बताना पड़ेगा कि नया जो प्रोजेक्ट है उसका ईपीएस नहीं। अगर मैं एग्जिस्टिंग करता हूँ तो मुझे प्रोजेक्ट पूछता है कि किस प्रोजेक्ट में। अगर मैं न्यू क्रिएट करता हूँ तो किस ईपीएस में। मैं कहता हूँ यार कि मैं ABC कॉम में इसको कर लेता हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशंस का प्रोजेक्ट है ये। मैंने ABC कॉम किया, नेक्स्ट किया, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया, क्लोज। मैं फाइल में जाता हूँ और क्लोज ऑल कर देता हूँ। ठीक है जी, मेरे सारे प्रोजेक्ट्स क्लोज हो चुके हैं। अब आप देखिए कि जब मैं फाइल ओपन में जाता हूँ तो मेरे पास ये देखिए ये पूरा ईपीएस है। इस ईपीएस में एक मेरा ABC टेक का प्रोजेक्ट है और एक ABC कॉम का प्रोजेक्ट है। तो मैं किस को यूज़ करना चाहूँगा? मैं कहता हूँ यार चले मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मेरे सामने अब ओपन हो चुका है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से आपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया। ठीक है, यहाँ तक आज के लेक्चर को रोकते हैं और हम लोग देख लेते हैं रिव्यू एक कि हम लोगों ने आज जो पढ़ा वो क्या क्या था, और हल्की सी डिस्कशन कर लेते हैं सो दैट कि हमारे माइंड में वो चीज़ रहे। सो स्टूडेंट्स, हमने जो आज सबसे पहली चीज़ देखी वो थी कि हमारा जो वाटरफॉल मॉडल नहीं बन रहा था वो क्यों नहीं बन रहा। सो हमने देखा यार कि वाटरफॉल मॉडल इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि जो हमारा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट हुआ था वो ऑटोमेटिक स्केड्यूलिंग पे नहीं था। सो हमें मैनुअली जाके स्केड्यूल का बटन क्लिक करना पड़ता था जब हम उसको अपडेट करना चाहें। सो हमने इसको ऑटोमेटिकली इस पर सिलेक्ट किया, हम गए, हमने जाके ऑप्शंस में गए और ऑप्शंस में जाके हमने कहा कि ऑटोमेटिकली अपडेट, जब भी डेट अफेक्ट करे इसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर दो। इसको मैंने किया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद स्टूडेंट्स जो मैंने नेक्स्ट काम किया वो ये था कि मैंने नाउ मेरा जो था मैंने एक दफ़ा स्केड्यूल को प्रेस कर दिया। जैसे मैं स्केड्यूल प्रेस किया तो मेरा प्रोजेक्ट जो था वो जो पहले ग्रीन लाइन नज़र आ रही थी और वाटरफॉल मॉडल नहीं बन रहा था, अब वो रेड लाइंस हो गई और वाटरफॉल मॉडल बनना शुरू हो गया। ठीक है, हमने कहा कि तमाम की तमाम लाइंस रेड क्यों हैं, तो हमने इस पर डिस्कस ये किया कि तमाम लाइंस रेड इसलिए हैं क्योंकि दे ऑल आर क्रिटिकल। ठीक है, क्योंकि एक ही पाथ है, फिनिश स्टार्ट से कनेक्टेड है तो तमाम की तमाम क्रिटिकल है। ठीक हो गया। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने चीज़ देखी कि अगर हम एक कैलेंडर पहली एक्टिविटी पे साइंड है और तमाम की तमाम एक्टिविटीज पे करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। तो हमने ये देखा कि हमने जिस वो सेल जहाँ पे कैलेंडर असाइंड था उसे कॉपी किया और तमाम एक्टिविटीज सिलेक्ट करके हम एडिट में गए और फिल डाउन का बटन क्लिक कर दिया हमने। जैसे ही हमने फिल डाउन क्लिक किया हमारा जितनी एक्टिविटीज थी उन सब पे वो कैलेंडर अप्लाई हो गया। तो हमने एक ईजी वे देख दिया कि किस तरह से चीज़ों को अप्लाई किया जाता है। देन स्टूडेंट्स हमने टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट देखना था और उसके लिए हमने क्या किया कि हम लोग गए, हम लोगों ने ग्रुप एंड सॉर्ट में गए
व्यू में और ग्रुप एंड सॉर्ट पे जाके ग्रुपिंग कर दी प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो उसने प्रोजेक्ट ग्रुप में हमें उसका ड्यूरेशन और उसका नाम एक डिफरेंट तरीके से दिखा दिया। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो चीज़ हमने देखी वो ये देखा कि किस तरह से किसी प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है और किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है। फाइल में जाके एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट विजिट ओपन हो गया। एक्सपोर्ट विजिट की बात मानते गए, XZR फाइल टाइप सेलेक्ट किया और पाथ दिया, तो उसने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो इंपोर्ट करना था, गए इंपोर्ट का बटन क्लिक किया, पाथ सेलेक्ट किया, ठीक है, कि कहाँ फाइल पड़ी है, EPS सेलेक्ट किया, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया और फिनिश किया, तो हमारा एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ी सी बात की, ज़रूर सोचिए इस बारे में कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान। सो फॉर बेटरमेंट ऑफ कंपनी एंड फॉर योर सेल्फ आप एंटरप्रेन्योरशिप में आएँ और एंटरप्रेन्योर बनिए। इन वर्ड्स के साथ इस लेक्चर को इख्तिताम पजीर करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।